बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, हमने एलर्जी का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी उस दिन भी हमने पढ़ा था कि एलर्जी जो होती है यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हद से ज्यादा सेंसिटिव यानी कि हसास हो चुका होता है। तो जो भी चीज अंदर जाती है तो वो उसके अगेंस्ट फिर रिएक्शन देता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को एक यहाँ ऊपर वाली लाइन में बेटा एमसीक्यू बन सकता है कि for group classification was expounded by PHG Gell and Robin Hobbes in 1963। यानी कि 1963 ने इस बंदे ने जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब इसकी क्लासिफिकेशन कौन है? कोब्स एंड जेल में उसका नाम है जिस बंदे ने इसको डिस्क्राइब किया। अच्छा, 4 तरह की टाइप्स होती हैं। टाइप 1, इसमें आपने पहले हेडिंग देनी है, टेबल बनाना है। ठीक है, कंपैरिजन आपने किस तरह से करना है, टाइप का नाम लिखना है, उसका अल्टरनेटिव नेम यानी कि टाइप 1 है तो उसका नाम क्या है, ऑफन मेंशन डिसऑर्डर, उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, और उसका मीडिएटर क्या है। हमने जिस तरह पहले पढ़ा था ना कि एलर्जी जब भी होती है उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती है बेटा। एक उसमें एंटीजन होता है जो बाहर से कोई चीज अंदर जाती है, दूसरा होती है एंटीबॉडीज जो हमारा बॉडी खुद बनाती है, और तीसरा उसमें कुछ मीडिएटर होते हैं जिसको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो मीडिएटर कौन सा होगा यानी कि उसकी वजह से जो रिएक्शन होगा। तो आपने ऊपर 4 हेडिंग देनी है। अब पहले नंबर पे हम देखते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हम एलर्जी या हम इसको इमीडिएट टाइप भी कहते हैं, यानी कि फौरी तौर पर होती है। ऑफन डिजीज कौन है? हे फीवर। अब जिस तरह सीजनल एलर्जी होती है बेटा, आप लोग किसी पार्क में गए हो, पोलन का सीजन है, आपने सांस लिया, हवा में पोलन थे, आपके अंदर चले गए, फौरी तौर पर आपको लगता है आपकी सांस बंद होना शुरू हो गई है, आपके स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरीके को हम कहते हैं कि इमीडिएट यानी कि फौरी तौर पर होती है। ये हमें इसे हे फीवर कहें। एनाफिलेक्सिस यानी कि समटाइम इतना शदीद रिएक्शन होता है कि विद इन सेकंड पेशेंट बेहोश हो जाता है। एस्थमा, वही बात है कि एस्थमा का अटैक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होती है। इसका मीडिएटर कौन सा है? आईजीई। ये बेटा बेसिकली एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन ई उसकी टाइप है। सेकंड हमारे पास टाइप है टाइप 2, जिसको हम साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट भी कहते हैं। अब नाम से शायद साइटोटॉक्सिक मीन हमारे सेल जो होती है वो किल हो जाते हैं, बॉडी के सेल अंदर डैमेज होंगे जिसकी वजह से फिर टॉक्सिसिटी होती है। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का मतलब होता है कि जो हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं बेटा रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस मीन जो छोटा बच्चा होता है, बेबी जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनके आरबीसी जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। इसका मेडिएटर क्या है? आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज। टाइप 3 को हम कहते हैं इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इम्यून कम्प्लेक्स मीन हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कम्प्लेक्सेस बनते हैं, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ मिलकर कम्प्लेक्स बना देता है। फिर क्या होता है कि वो कम्प्लेक्स बॉडी में जहां जहां सर्कुलेट करते हैं वहीं वहीं जाके प्रॉब्लम काज करते हैं। और इसकी जो डिसऑर्डर है उसको हम कहेंगे सीरम सिकनेस। ठीक है, यानी कि सीरम के अंदर बेसिकली ये जो ब्लड और सीरम होता है ना, तो उसके अंदर बेसिकली ये कम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। आईजीजी इसका मेडिएटर है। अच्छा, जो चौथी टाइप है ना उसको हम कहेंगे डीटीएच। डीटीएच का मतलब बेटा डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि ये फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई खराब खाना खाया है बेटा, असूलन उस टाइम आपको कुछ नहीं हुआ, आपने दिन को खाना खाया है, लेकिन रात को अचानक सोते हुए आपको जो है ना पेट में शदीद दर्द हो गया है, तो उस खाने की वजह से आपको एलर्जी हुई थी, फूड एलर्जी हुई थी, या तो लेकिन आपको फौरी तौर पर वो रिस्पॉन्स नहीं आया था, इसीलिए हम इसको कहेंगे डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, या हम इसको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेटा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी कि स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन के साथ कोई चीज टच करती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ज्वेलरी पहनी है, ठीक है, इस तरह की, तो आपको फौरी तौर पर कुछ नहीं होता, लेकिन 2 दिन के बाद आपको स्किन के ऊपर निशान दाग धब्बे बन जाते हैं उस ज्वेलरी की वजह से। क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जब बॉडी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उस टाइम तो कुछ नहीं होता, लेकिन चंद दिनों चंद महीनों बाद किडनी जो होती है वो बॉडी रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, इस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं बेटा ये सीएनएस की बीमारी होती है जिसमें हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो सेल्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको मेलन शीट कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से दिमागी अमराज होते हैं, इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, इसका मेडिएटर क्या है? टी सेल। ठीक है, जो आपने याद रखा। अच्छा, अब हम इसमें बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी।
इसमें क्विक रिस्पॉन्स होता है आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन। जैसे एलर्जन आके बॉडी के साथ टच करता है या हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो विद इन सेकेंड हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अंदर जो क्लास है एंटीबॉडीज की, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, आईजीजी है। अब इसमें होता क्या है कि आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल सेल। हमारी बॉडी के अंदर ये सेल है, इसको हम बेसोफिल सेल कहते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर आईजी एंटीबॉडीज आईजीई मौजूद है। ये हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी है। These antibodies have no effect until unless the counter allergen which is occur the mast cell start their gangrene। ये आईजी एंटीबॉडीज वैसे तो कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे कोई एलर्जन ये देखें बाहर से आके इनके साथ मिलता है तो ये फौरी तौर पर इस सेल के अंदर, इस सेल मास्ट सेल्स में जो होती हैं उसको जो होती है वो ट्रिगर करता है। अब मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे एक्टिव एजेंट होते हैं जिसको हम हिस्टामीन कहते हैं। ये देखो हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइनिन, अब ये इन ग्रेन्यूल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर एलर्जी काज करते हैं। लोकल एनाफ्लेक्सिस, इसमें क्या होता है कि लोकल एनाफ्लेक्सिस मीन ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो हिस्टामीन हमने ऊपर कहा था, वो रिलीज होके हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, सराउंडिंग टिश्यू में जाते हैं और वहां पे जो है ना स्वेलिंग काज करते हैं, वो स्किन वहां पे रेड हो जाती है, हम खारिश वगैरह करते हैं, ठीक है, इचिंग हमें होती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एलर्जिक रेनाइटिस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था मेरा रे फीवर। अब जैसे ही आपने देखो ये नोज के ऊपर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई है सारी, एयरबोर्न एलर्जन जो पोलन हवा में होते हैं वो अंदर जाते हैं, आईजीजी के साथ जाके मिलते हैं, सेल को फौरी तौर पर ट्रिगर करते हैं और सेल में से जो है ना एलर्जन जिसमें हिस्टामीन वगैरह वो रिलीज होते हैं, जिससे हमारी आईज में इफेक्ट होता है, हमारे नोज के ऊपर फौरी तौर पर रनिंग नोज होता है, यानी कि पानी नाक से बहना शुरू हो जाता है, छींकें आती हैं जिसको हम रिनोरिया भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ब्रोंकियल एस्थमा। अब अंदर एलर्जन जाएंगे, हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं बेटा, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करते हैं। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमारे सांस की नालियों को तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको हम दमा कहते हैं। हीव्स, हीव्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई एलर्जन दाखिल होते हैं, खासतौर पर फूड के थ्रू, तो स्किन उस जगह के ऊपर रेड होना शुरू हो जाती है, खारिश करते हैं, रेड होती है, रेड होने के साथ साथ इस तरह से पानी की तरह में लगता है कि ऊपर कोई फोड़े वगैरह बन गए हैं, ठीक है, इसको फिजिशियन जो होती है इसको अर्टिकेरिया का नाम भी देते हैं। ये देखें जिस तरह से ये है, ठीक है, ये देखो इस तरह आपने खारिश की है, ऐसी सारी स्किन आपकी इस तरीके से ऊपर आपको रेड रेड, इसमें पानी भी होता है, समटाइम फ्लूइड वगैरह होता है, इस तरह के दाने दाग धब्बे बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो वो तो था लोकल, यानी कि लोकल एरिया के ऊपर जिस जगह पे हम खारिज करेंगे, जिस पे इफेक्ट होगा, वहां पे हमें कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम शो होगा। दूसरा हमारे पास है बेटा सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब है कि अंदर चला जाता है, ठीक है, कोई भी एलर्जन वगैरह, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, अब ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ इसने काटा है, काटने के बाद इसका जो जर्म थे, वो जो एलर्जन था वो हमारे ब्लड में शामिल होता है, ब्लड में शामिल होने के साथ साथ फौरन जाके हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें जो है ना मुख्तलिफ तरह की साइन एंड सिम्टम शो हो सकती हैं जो हमारी लाइफ के लिए नुकसानदायक है। इसकी काज क्या, इंसेक्ट, जिस तरह भी शहद की मक्खी ने स्टिंग काटा है, ड्रग पेनिसिलिन वगैरह जाती है, उसकी वजह से हमारे डायरेक्ट सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, इस तरह से पेनाडॉल की वजह से, ठीक है, हमारे लीवर के ऊपर इफेक्ट होता है, फूड वगैरह की वजह से ये हो सकती है, ठीक है। हनी भी, ये देखो शहद की मक्खी ने काटा था उस बेचारे की, देखो पेनिसिलिन की वजह से सारी एलर्जी है, इतना ज्यादा याद स्किन ऊपर हर जगह पे खराब हो जाती है। अच्छा, सेकंड नंबर पे है एंटीबॉडी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब इसमें क्या होता है कि सेल जो होती है वो डैमेज हो जाते हैं एंटीबॉडीज की वजह से। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज बनाता है, वही एंटीबॉडीज हमारे सेल को डैमेज कर देती हैं, क्योंकि वो एंटीजन के अगेंस्ट जाती हैं। इन दिस डिसऑर्डर पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आवर ओन सेल। अब क्या होता है कि हमारी सेल के ऊपर एंटीबॉडीज जो होती हैं, जो मौजूद होती हैं, जैसे ही बाहर से कोई एंटीजन, कोई एलर्जन अंदर दाखिल होता है, तो वो एंटीबॉडीज उस एलर्जन के अगेंस्ट जाती हैं और फिर उस सेल को डैमेज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, यानी कि छोटे बच्चे की वो ये कि उसमें ब्लड की बीमारी होती है, जिसको हम RH डिजीज भी कहते हैं। इस तरह मैस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं बेटा, मसल्स जो होती हैं उसमें वीकनेस हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीकों से सेल डैमेज होता है, ठीक है, ये आपने नीचे वाली लाइन याद रखनी है कि जैसे ही एंटीबॉडी सेल की सरफेस के साथ आके बाइंड करता है तो दो तरीकों से सेल को डैमेज करता है। एक होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल। फैगोसाइटोसिस कहते हैं निगल लेना,
यानी कि वो सेल एंटीबॉडीज जो होती है वो एंटीजन को सेल की सरफेस के ऊपर इनगल्फ करके सेल को ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, साइटोसिस मीन सेल की ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा लेसेस ऑफ द सेल, सेल को डायरेक्ट जो होती है उसको तोड़ फोड़ कर देती है। दो तरीके होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड लेसेस। फेगोसाइटोसिस कहते हैं निगलना, किसी चीज को इनगल्फ करना, यानी कि उस एंटीजन को निगलती है एंटीबॉडीज और सेल उसकी वजह से भी जो है ना वो डैमेज हो जाता है। या लेसेस ऑफ द सेल या डायरेक्ट जो होती है वो सेल की ब्रेक डाउन करती है। उसके बाद हमारे पास है हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसको हम आरएच डिजीज भी कहते हैं। अब क्या होता है कि हमें पता है ब्लड ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, एक आरएच जो होती है फैक्टर होता है। अब आरएच एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देयर ऑफन अ टिनी लीकेज ऑफ बेबी आरबीसी इनटू मदर सर्कुलेशन। अब ब्लड का अब बच्चे के जो आरबीसी बन रहे होते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें समटाइम लीकेज होती है और वो माँ की सर्कुलेशन में शामिल होता रहता है। अब मसला क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है जो उसके फादर से मिला है, जबकि माँ का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है। अब एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडीज जो खास तौर पर आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं वो बच्चे के ब्लड ग्रुप से इंटर होके माँ के ब्लड ग्रुप में शामिल होती हैं, तो उस बच्चे के लिए तो कोई प्रॉब्लम काज नहीं होगी। लेकिन जब बर्थ होती है, क्रॉस द प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और एंड अटैक द आरबीसीज ऑफ सबक्वेंट आरएच फैक्टर और माँ के ब्लड में शामिल हो जाता है, तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी ना उसके ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम काज करेगा। यानी कि उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो सेकंड बच्चा होगा क्योंकि अब माँ के सर्कुलेशन में वो शामिल हो चुके हैं, तो वो उस बच्चे के लिए फिर प्रॉब्लम काज करेगा। अच्छा, उसके बाद है जीएमजी, माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की एक वजह है, खासतौर पर हमारे स्केलेटल मसल जो होती हैं बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स के अंदर, वो मसल अकड़ जाते हैं, उसमें वीकनेस हो जाती है, हमारे पट्टे वगैरह का दर्द इसको कह सकते हैं। इम्यून कम्प्लेक्स डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कम्प्लेक्स बनाती हैं विद एंटीजन। डैमेज काज बाय डिपोजिशन ऑफ दिस कम्प्लेक्सेस इन द टिश्यू। तो हमें नुकसान कब होता है, जब ये कम्प्लेक्सेस जो ना टिश्यू में जगह जा जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा सीरम सिकनेस। अब सीरम सिकनेस क्या है? सीरम सिकनेस इज काज बाय मेनी प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंटी सीरम। एंटी सीरम मीन जो बैर से, ठीक है, कोई भी जो एंटी सीरम वगैरह जाता है तो उसके तो उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स होती हैं, तो वो अंदर वाला जो बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होती है उसके साथ रिएक्ट करती है। बीइंग द फॉरेन टू रिसिपिएंट, जैसे मीन कि वो एंटी सीरम जो बाहर से जाएगा उसको अंदर के एंटीबॉडीज एज ए फॉरेन पार्टिकल लेती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी उसके एंगेज जो होती है वो प्रोड्यूस करती है। रिजल्ट एंटीबॉडीज बाइंड टू फॉर्म द इम्यून कम्प्लेक्स। फिर एंटीबॉडीज जो बॉडी बनाती है वो बाहर वाले एंटीजन के साथ मिलकर कम्प्लेक्सेस बना देती है। These complexes carried by blood, ब्लड के साथ साथ वो मूव करते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स के साथ जा जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं। एंड ग्लिमुलराई ऑफ द किडनी, और किडनी के अंदर भी जो उसकी नालियां होती है ना उसमें भी जमा होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है, साथ में हीट वो यानी कि स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, प्रोटीन इन द यूरिन, यूरिन के अंदर जो है ना वो प्रोटीन्स वगैरह इनका फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है लास्ट पे हमारे पास है बेटा सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। सेल मीडिएटेड मीन कि अब इसमें हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं जो डिजीज के अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, टी सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है, वो खास तौर पर जो होती है रिएक्ट करते हैं। अब क्या होता है कि बिकॉज इट टेक टू डे आर द टू और 1 और 2 डेज लगते हैं रिस्पॉन्स बनाने के लिए टू स्टिमुलेट द एक्सपोजर टू एंटीजन, यानी कि एंटीजन के एक्सपोजर को हमारा इम्यून सिस्टम जब तक स्टिमुलेट करता है। इस तरह के रिस्पॉन्स को हम डीटीएच, डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं। सेल मीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी कैन अकर विद एक्सट्रिंसिक एंटीजन या इंट्रिंसिक। दो तरीकों से हो सकती है बेटा। एक्सट्रिंसिक मीन के बाहर से कोई पार्टिकल अंदर जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इंट्रिंसिक मीन इट सेल्स, बॉडी के अपने सेल्स वो भी एज ए एंटीजन जो है ना वो काम कर सकते। अब पहले हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक कौन है। एक्सट्रिंसिक मीन बेटा बाहर से, उसका कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, यानी कि स्किन के ऊपर आपने कोई चीज लगाई है, ठीक है, कोई आपने मेकअप कर लिया, कोई ज्वेलरी वगैरह पहन ली है, इस तरह की चीजें जो होती है उसको हम एक्सट्रिंसिक जो है ना एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन जैसे स्किन के ऊपर जाती हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम एलर्जी का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटाकोल फाउंड इन द पॉइजन आईवी पॉइजन ओक, ये जहरीले प्लांट होते हैं बेटा, इसको आपने हाथ लगाया, आपने कोई पत्ता तोड़ा है, जैसे आपने हाथ लगाया तो आप उसकी वजह से एलर्जी होगी। निकल ऑफन ज्वेलरी में होती है, ठीक है, कोई चीज आपने पहन ली है,
इस तरह की बनी हुई डाइस, कपड़ों वगैरह के जो कलर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल यूज इन इंडस्ट्री, ये देखो जितना भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, आप अगर काम कर रहे हो, आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए या वैसे ही बाय मिस्टेक आपकी स्किन के ऊपर गिर गए हैं, तो इसकी वजह से भी। इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक मीन बेटा जो इट सेल्फ अंदर बॉडी के सेल्स में होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटोइम्यून मीन बॉडी के अपने ही सेल्स को किल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेटा टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस, जो शुगर की बीमारी होती है ना, इसमें भी क्या होता है बेसिकली इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो सेल्स जिसको हम बेटा बीटा सेल्स कहते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं। अब वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं और उनको बॉडी खुद ही डैमेज कर रही होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस। दूसरी हमारे पास एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, ये न्यूरॉन की बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स की प्रोटेक्टिव शीट होती है वो डैमेज हो जाती है। तीसरे नंबर पे इसमें आ जाएगा बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। वही हमारी बॉडी एक दूसरे के ऑर्गन एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, जिस तरह किडनी लीवर हो सकता है, ठीक है, या ब्लड वगैरह। अच्छा, तो इसमें हम पहले नंबर पे देखते हैं कि व्हाट इज डायबिटीज मेलेटस टाइप 1। डायबिटीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने टाइप 1 का जिक्र किया। इसमें क्या होता है कि टी सेल्स इनिशिएट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस बीटिंग सेल इन पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो ग्लैंड है, ठीक है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सेल्स क्या होते हैं बेसिकली बेटा डैमेज हो जाते हैं। चीफ कल्प्रिट्स आर, अब इसमें जो मेन चीज है जो सेल्स हैं वो CD8 साइटोटॉक्सिस टी lymphocyte सेल्स होते हैं, या CD4 टी lymphocyte सेल्स, जिसको TH1 टी हेल्पर सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, MS क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें बेटा जो टी सेल्स होते हैं इनिशिएट द अटैक दैट डिस्ट्रॉय द बैलेंस शीट ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। ये देखिए, ये हमारे पास है बेटा न्यूरॉन्स की पूरी स्ट्रक्चर होती है। ये इसमें न्यूक्लियस होता है, ये इसकी सेल बॉडीज है, ठीक है, और ये इसके एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ये दो। अब ये देखो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शीट है जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। ये डैमेज होती है जिसकी वजह से हमें जो ना मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, उसका हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट है। अब ये देखो किस किस के ऊपर है? विजुअल, आंखों के ऊपर, ठीक है, हमारी आई साइड का प्रॉब्लम हो जाता है। बोलने में, मुंह के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, अल्फाज हम अदा नहीं कर सकते। सीएनएस के ऊपर इफेक्ट होता है, हम डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। इसी तरह गले में भी प्रॉब्लम होती है, निगलने में मुश्किल होती है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। इसी तरह हमारे मसल्स के ऊपर इसका बेटा डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसमें वीकनेस हो जाती है, स्पाज, एटैक्सिया में मूव नहीं कर सकते, सेंसेशन, हमें पेन वगैरह फील नहीं होता, ठीक है। बॉल्स के अंदर नीचे अगर आ जाए तो डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह वॉशरूम वगैरह जो होती है प्रॉब्लम, वो रूटीन में नहीं होती। यूरिन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इफेक्ट। तो ये तो हमारे पास थी बेटा चार टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, वो हम नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।